यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव पेपर सितंबर 2024 अटेम्प्ट का। आप बोलोगे सर एमसीक्यू, तो एमसीक्यू इसका जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन ऑलरेडी चैनल पे डले थे। इससे पहले मैं वीडियो लेके आया था कॉस्टिंग की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिस्क्रिप्टिव का। जो बच्चा नहीं देखा है देख सकते हो, ठीक। और इसका जो एमसीक्यू है ये पेपर वाले दिन रिव्यू में करवा दिया था। जो भी बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेपर कैसा गया कमेंट करो। स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रही थी, क्वेरी मुझे बार बार, सर क्वेश्चन नंबर 1 लिवरेज चैप्टर से लिवरेज चैप्टर से जो पार्ट सी है इसका, जिसमें पूछा है सेल्स ऑफ सी लिमिटेड, यहां इनएडिक्वेट डेटा हो गया है, यानी कि इनसफिशिएंट डेटा है, इस वजह से नहीं निकाल सकते। करेक्ट। चलो जरा डिस्कस करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दिया है ईयर 2023 दो कंपनी है, एन लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ये रहा इक्विटी कैपिटल, डेट इंटरेस्ट रेट दे रखा है 10%, इस पे 8%। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया है, कंबाइन लिवरेज दिया है एंड आप लोगों को फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है। करेक्ट। चलो पूछा क्या है, कंट्रीब्यूशन निकालिए एन और सी का। बड़ा सिंपल है आपको पता होनी चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज पीबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी होता है, और पीबीटी को कैसे लिख सकते हैं, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी इंटरेस्ट आए, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दिया हो तो फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करके पीबीआईटी निकल जाता है। करेक्ट। दोनों के लिए मैंने पीबीआईटी निकाल दी। पीबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये कैसे, तो सर हमने पढ़ा है सेल्स लेस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट पीबीआईटी। करेक्ट। अब पीबीआईटी पता हो, फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये रहा पहला रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूशन का। करेक्ट। सेकेंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। क्या है ये परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आपको पता हो ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन होता है 1 डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पढ़ा रखा है आप लोगों को। इससे हम लिख सकते हैं क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लिवरेज, जहां पे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या डिनोट करता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा, सर कंबाइन लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है, कंबाइन डिवाइड बाई फाइनेंशियल तो ऑपरेटिंग। चलो पहले केस में 8 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा। ऑपरेटिंग 1 डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लिवरेज, तो ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज में लिखोगे 25%। फिर आते हैं सेल्स ऑफ सी लिमिटेड। यहां पे मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसिया की जो डेटा है ना, जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये इनएडिक्वेट है सेल्स निकालने के लिए, ताकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो या जिसको पीबी रेशियो बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यूजुअली देता है, तब जाके सेल्स निकलेगा। अगर डेटा मिसिंग है, ठीक, तो कैसे होगा तो डेटा मिसिंग है तो प्राइमा फेसिया सेल्स निकालना पॉसिबल नहीं है,
इस केस में लेट कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। मान लो 40% लेट किया तो सेल्स निकाल दोगे। ये क्या है, एजम्पशन बेस्ड है, हमने लेट एज्यूम किया तभी जाके निकलेगा, ठीक। तो प्राइमा फेसिया क्वेश्चन देख के क्या लगता है कि देयर इज सम इनएडिक्वेट डेटा इन द क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अदर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत थी, क्योंकि सी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, पीबीआईटी पता हो गया, लेस इंटरेस्ट पीबीटी पता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन के नीचे का सारा चीज पता कर लिया है। लेकिन सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, ये जो रिलेशन है इनमें से कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। आप देखोगे तो पास्ट में जो क्वेश्चन पूछे वहां तक की वेरिएबल कॉस्ट रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो कुछ ना कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने अटेंड किया तो इंस्टीट्यूट मार्क्स दे देगा, डोंट वरी। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एज्यूम कर लेनी चाहिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो या पीवी रेशियो और सेल्स निकाल देनी चाहिए, एज्यूम करके कि देयर इज इनएडिक्वेट डेटा इन द क्वेश्चन। और भी एक दो इंपॉर्टेंट बात है, देखते रहना आगे, जो मुझे बताना है, जो हो सकता है आपसे मिस हो गया हो। इसमें भी बहुत बच्चों का डाउट आया था कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लेंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस लेंगे? नहीं, देखो चलो, आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड या स्टोरेज पीरियड जो बोल लो, प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड। ये तो है इतने दिन के लिए अपना फंड ब्लॉक रहेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्रेडिटर पेमेंट पीरियड घटाते हैं क्योंकि इतने दिन के लिए हमें भी तो क्रेडिट मिली है तो कहीं पेमेंट भी नहीं करनी है कि नहीं। इसमें ये और ये दिया है। डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि पर डे कर दो, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 360 कर सकते हैं, एक साल में 360 है। ये किस पे निकलता है, तो ये निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर डे कर दो डिवाइड बाय 360 करके, या फिर इनटू में 360 कर दो। तो मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए, ये रहा फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड, होल्डिंग का मतलब स्टोरेज पीरियड भी होता है, बस वर्ड अलग अलग यूज कर सकते हैं आप, ठीक। फिर ये रहा ऑपरेटिंग साइकिल, करेक्ट। टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंफॉर्मेशन तो नहीं है कुछ भी, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मानेंगे यही है कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कैसे निकलता है, देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था, करेक्ट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। चलो ये डिवाइड बाई 360 इंटू 120 डेज, यही है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मिनिमम कैश बैलेंस कुछ था नहीं, होता तो वो भी जोड़ देते, पर ये है ही नहीं, तो ये आएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल यूजिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच, करेक्ट। 1 का सी रेशियो का निहायत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, सॉरी नहीं दिया है, लेकिन और सारा चीज दे रखा है लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में ये दोनों आएंगे, तो इससे लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, फिर टोटल एसेट आ जाएगा, फिर टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। कैसे, टोटल लायबिलिटी इधर आता है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, टोटल एसेट आ गया। करेंट रेशियो दिया है, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है तो करेंट एसेट आ जाएगा। ये रहा करेंट एसेट, टोटल एसेट बताओ, करेंट एसेट बताओ, बताओ, तो सर फिक्स एसेट आ जाएगा। अब आते हैं ये करेंट एसेट के 3 आइटम पे। इसके लिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है,
सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट तो पता है, तो सेल्स आ जाएगा। सेल्स के हेल्प से डेटर कलेक्शन पीरियड है, ये रहा, कहा गया, ये रहा, निकाल देंगे डेटर। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, यहाँ पे एवरेज डेटर नहीं यूज करोगे, डेटर कलेक्शन पीरियड में क्लोजिंग डेटर यूज करोगे। क्यों? क्योंकि सर ओपनिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है तो एवरेज लगा नहीं सकते। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटता है तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूला लगाओगे इन्वेंट्री टर्नओवर का, तो इन्वेंट्री आ जाएगा। अब देखो करेंट एसेट में डेटर और इन्वेंट्री आ गया, तो टोटल करेंट एसेट में से ये घटा दोगे तो कैश एंड बैंक आ जाएगा। चलो, जो बताया एज इट इज उसी सीक्वेंस में कर दिया है मैंने। लॉन्ग टर्म डेट ये आने के बाद टोटल ये लायबिलिटी उतना ही होगा टोटल एसेट, ठीक। एसेट टर्नओवर से सेल्स आ जाएगा। करेंट रेशियो के हेल्प से करेंट एसेट आ जाएगा, फिर फिक्स एसेट भी आ जाएगा, टोटल एसेट में से करेंट एसेट घटा के। ठीक, अब करेंट एसेट में तीन चीज है। डेटर, देखो डेटर निकाल सकते हैं, 30 डेज का सेल एज ए डेटर होता है, मैंने निकाल दिया, सीधा ही डाल दिया आपको। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लियरली बोल रहा है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, और ये रहा इन्वेंट्री, और ये रहा कैश। ठीक है, आसान था, इसमें कोई भी डाउट वाली चीजें नहीं थी। बहुत बच्चों से मिस्टेक पता है कहाँ पे हुआ होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन पे जो क्वेश्चन पूछा था, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक, चलो आगे बढ़े। जो भी बच्चे हैं, जो क्लासेस जिनको चाहिए जैन के लिए या फिर मे 25 के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, कॉस्टिंग के एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी। चलो, ये रहा 2 का ए नंबर। 2 के ए में क्या पूछा था, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, 10% डिवेंचर, 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा था, करेक्ट। पूछा क्या है, देखना ध्यान से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। ठीक, आफ्टर टैक्स का मतलब बिल्कुल सर अगर डेट है तो उसको आफ्टर टैक्स, जहां पे भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, सिर्फ डेट कैपिटल में टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है, तो उसको आफ्टर टैक्स लेना है। ये नहीं भी बोलता तो हम यही करते हैं। एंड मार्केट वैल्यू वेट लेना है, ठीक है। चलो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ है 10%, बीटा ऑफ अ कंपनी ये रहा, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आरएम है, इक्विटी शेयर का प्राइस दिया है P0, ये क्यों दिया है सर, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, इसमें के कैसे निकलेगा, तो के निकलेगा CAPM के हेल्प से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपको पढ़ाया था, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, करेक्ट। ये रहा, इसकी डिटेल डेरिवेशन कम टाइम में समझाया था फास्ट ट्रैक में, एंड जो अपनी रेगुलर बैच है उसमें हमने डिटेल डेरिवेशन देखा था, ये ऐसे कैसे बना ये फॉर्मूला, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, करेक्ट। बताओ कमेंट में बताना जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये RM माइनस RF इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये पूरे को क्या बोलते हैं, RM माइनस RF इंटू बीटा, इसको क्या बोलते हैं पूरे को बताओ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट में जरा लिखना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ठीक। ये एडिशनल रिस्क ले रहे हैं आपकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, तो इतना रिटर्न चाहिए, ठीक। चलो, डिबेंचर प्राइस दिया है 80, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर लाइफ दिया है 5, एट पार, पार का मतलब रिडीम्शन वैल्यू है 100, करेक्ट। ध्यान से देखोगे 100 का डिबेंचर है। सिमिलरली प्रीफरेंस में आइए, प्रीफरेंस का भी लाइफ है 5,
प्रीमियम में रिडीम्ड हो रहा है 5%, यानी कि 105 रिडीम्शन वैल्यू, एंड प्रेजेंटली सेलिंग P0 कितना है आज के डेट में प्राइस 104, करेक्ट। टैक्स रेट है 30%। क्या लिखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग YTM एल मैच्योरिटी मेथड। देखो डिवेंचर और प्रेफरेंस दोनों ही लाइफ दिया हुआ है तो रिडीमेबल हो गए। करने के दो तरीके, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड, दूसरा YTM। जब तक ना बोले अप्रोक्सीमेशन से करते हैं, क्लियरली बोला तो YTM से करेंगे। तो ये हो जाएगा YTM से, और ये करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से, करेक्ट। ये दो इंटरेस्ट रेट क्यों दिया है, 10% और 14% पे, कोई बता सकता है सर? YTM मेथड के लिए, जब YTM मेथड के लिए दो रेट दे रखा है तो हम इन्हीं दोनों रेट पे निकालेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। ना दिया हो तो रेट हमें पता है कैसे गेस करना है। ऐसा रेट लेना है कि एक पॉजिटिव दे फिगर और एक नेगेटिव एनपीवी का फिगर दे तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, करेक्ट। चलो डिबेंचर का देखो ये रहा P0, रिडीम्शन वैल्यू, इंटरेस्ट 10% है तो 10 रुपीज, और आफ्टर टैक्स करोगे तो 7 रुपीज आएगा। दोनों रेट पे एनपीवी निकाल लो। सबसे पहले पीवीएफ आउटफ्लो, ये रहा इंटरेस्ट 7 रुपीज आफ्टर टैक्स। यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 10 रुपीज का इंटरेस्ट डाल देते हैं। 10% पे सारे फैक्टर को जोड़ दोगे तो एन्यूटी फैक्टर ये आएगा, सिमिलरली 14% पे ये आएगा, एंड रिडीम्शन वैल्यू ये तो 5वें साल के अंत में मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू किया है, माइनस नेट प्रोसीड ये इनफ्लो है, P0 घटाएंगे, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, तो ये आ गया एनपीवी। वैसे ये जो एनपीवी बोलते हैं, वैसे ये जो ओरिजिनली फॉर्मूला डेराइव हुआ है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवेल्युएट करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न कमा रहे हैं, ठीक। कंपनी के लिए कॉस्ट इवेल्युएट कर रहे हैं सेमी टेक्निक से, तो है ये कॉस्ट, ठीक। वर्ड यूज कर रहे हैं एनपीवी, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट निकालना है तो इसीलिए पीबीएफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर रहे हैं, ठीक। ये सारी चीजें आपको रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़ा रखा है, या फिर फास्ट ट्रैक में आपने पढ़ी होगी तो वहां पे भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। चलो ये आ गया केडीटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये रहा। आपको पता है 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, अभी प्राइस ये है, ये रहा लाइव, तो आराम से किया जाएगा, करेक्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्केट वैल्यू वेट लेना है। देखो नंबर ऑफ शेयर ये रहा, प्राइस 70 दिया था ना शेयर का, वैसे नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस ले लिया और उनका रेट इंटू किया, ये रहा वेट, और ये रहा ये वेटेड एवरेज, इतना आना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें थ्योरी क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, कहां से पूछा था सर? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में, ये चैप्टर नंबर 2 है, थ्योरी चैप्टर है। एक है टॉपिक लॉन्ग टर्म सोर्स, सबसे पहला टॉपिक। इसमें अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बहुत सारा है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, डेट है, इक्विटी है, इन्हीं में अदर सोर्स करके हैं जिसमें बहुत चीज पढ़ते हैं, चाहे लिबर्ड लीज हो, एंजल इन्वेस्टिंग हो, तो ये है एंजल फाइनेंसिंग, वहीं से पूछा हुआ है। अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से, ठीक। लीज वगैरह बहुत सारा टॉपिक है ना, उन्हीं में एक एंजल फाइनेंसिंग हमने पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन पूछा है। सिंपल है, याद होगा, आप लिख दोगे, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एबी इंटरप्राइज डील्स इन हार्डवेयर मटेरियल, करेंट टर्न ओवर कितना है, करेंट सेल 30 लाख, क्रेडिट पे सेल करते हैं और कितना है कलेक्शन पीरियड 30 डेज, अभी बैड डेप्ट है 0। कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करने का, अगर इंक्रीज करते तो सेल भी बढ़ेगा। प्रपोजल 1 क्या है, 15 दिन से इंक्रीज करे, तो यानी कि अब हो जाएगा 45 डेज।
प्रपोजल 2 है 30 डेज से इंक्रीज करे, तो 30 डेज ओरिजिनल था, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड 30 डेज, तो 60 डेज हो जाएगा। बढ़ के बढ़ाएंगे तो इतना सेल्स में इंक्रीज होगा, यानी कि पहले 30 लाख था तो इस केस में 33, इस केस में 35। पहले में बैड डेप्ट है ही नहीं, इनमें बैड डेप्ट है। सेल प्राइस दिया है 100, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50 एंड फिक्स कॉस्ट दिया है। वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है। ठीक है, आगे आओ। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इनिशियल ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। ये क्या है, आरओआई दे रखा है 20% का। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, क्रेडिटर फॉर वेरिएबल कॉस्ट रेडी टू गिव 15 डेज एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। ये एक्स्ट्रा क्रेडिट सिर्फ एडिशनल कॉस्ट पे है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं बता दूंगा। करा एक तरीके से, कर दो तरीके से सकते हैं। 360 डेज इन ईयर लेना है। इंपॉर्टेंट बात नोट करना जरा, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज प्रेजेंट एंड प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी यूजिंग टोटल अप्रोच मेथड। जब क्लियरली क्वेश्चन बोले टोटल अप्रोच मेथड से बनाना है, तब इंक्रीमेंटल मेथड मत लगाना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो। चलो आओ जरा, करंट में यह है सेल, और अपना सेल्स क्वांटिटी कितना होगा यूनिट 30,000, क्योंकि 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है। 30,000 तो वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख आएगा 50 रुपीज के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट ये रहा, बैड डेप्ट कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन कुछ है ही नहीं, सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटाएंगे तो ये आ जाएगा नेट बेनिफिट। अभी बताता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा। सेकेंड में देखो, सेल्स 3 लाख से बढ़ जाएगा तो 33 होगा, करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो इतना आएगा वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट भी निकाल सकते हो, यूनिट इंटू 50 रुपीज इतना ही आएगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है हर एक केस में, है ना। थर्ड केस में भी वैसे ही सेल्स वेरिएबल कॉस्ट ये रहा। इन दोनों केस में बैड डेप्ट है, कितना है, सेल्स पे लगाते हैं ना, एक में 1% है तो इसका 1% लगाओ, एक में 3.5% है, 35 लाख का 3.5%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, प्रेजेंट का बहुत सिंपल है, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ सेल पे, यानी कि 15 प्लस 5 20 लाख, और एज्यूम करते हैं कि पूरा सेल क्या है, क्रेडिट सेल पे है, दे रखा है यहाँ पे ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट सेल, तो डिवाइड बाई 360 इंटू 30 करोगे तो एवरेज डेटर आ गया, इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले केस में। दूसरे केस में बताओ सर, दूसरे केस में जो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट में क्या है, ये कॉस्ट तो सेम है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, कितना 1,50,000, करेक्ट। इसमें हमारा पैसा कितने दिनों के लिए फंसेगा सर, वैसे तो 45 डेज है कलेक्शन पीरियड, लेकिन 15 दिन के लिए हमें क्रेडिट मिला है, हमें भी कहीं पे नहीं करना, तो सिर्फ 30 डेज के लिए फंसा रहेगा पैसा। ठीक, ये देखो जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस पर तो पूरा 45 डेज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन जो ये है उसमें 45 डेज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन 50 डेज का क्रेडिट मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी गेन हो जाएगी अपने को, तो 30 डेज के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा और टोटल में ये आएगा। इसको करने का एक और तरीका है, 21,50,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 45 इंटू 20%, ये तो कॉस्ट आ गया, लेकिन 1,50,000 पे 15 डेज के लिए हमें फंड रिलीज हो जाएगी, यानी कि कहीं पे नहीं करना, तो फंड रिलीज फॉर्म में होगा अपने पास, तो ये घटाओगे उस पर अपॉर्चुनिटी गेन जो है, तो ये करोगे तब भी इतना ही आना चाहिए और इतना ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पॉलिसी में सर ओरिजिनल जो कॉस्ट लगते थे उस पे तो टोटल 60 डेज के लिए फंड फंसा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन जो एडिशनल कॉस्ट लग रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट कितना ये बताओ, ये रहा ना 2,50,000 जो इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, इसमें वैसे तो सर 60 डेज है कलेक्शन पीरियड,
लेकिन हमें भी तो 15 डेज का क्रेडिट मिल रहा है, तो सिर्फ 45 डेज के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, और ये करोगे तो इतनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे ये पॉलिसी एक्सेप्ट होगा, ये ए है ना, आई थिंक सो, हाँ जी, प्रपोज्ड पॉलिसी ए शुड बी एक्सेप्टेड। चलो आगे बढ़े, कर लिया आप लोगों ने, करने के दो तरीके से दोनों बता दिया। ठीक, जैसे इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी सेम, 22,50,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 60 इंटू 20%, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन हमें भी फंड रिलीज होगा, ये रहा, करोगे इतना ही आएगा। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, बहुत बच्चों से इसमें एक चीज मिस हो गई होगी, अभी आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हो, क्या मिस हो गई। BR Private Limited has paid up capital of 2,50,000 consisting 25,000 शेयर ऑफ 10 each। अभी अपने पास 2,50,000 का कैपिटल है, क्या 25,000 शेयर 10 रुपीज वाले, करेक्ट। मार्केट प्राइस 24 है, पी रेशियो है 8, मार्केट प्राइस 24, पी रेशियो है 8। कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ प्लांट विच कॉस्ट 5 लाख। कंपनी सोच रही है एक नया इन्वेस्टमेंट करे प्लांट में, जिसमें 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट लगेगी। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। ये जो EBIT है ना, ये इस प्लांट का है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज। समझ में आया, क्लियरली बोला है लैंग्वेज में क्वेश्चन ने। अल्टरनेटिव क्या है, ए ऑप्शन पूरा इक्विटी से लेके आए, बी ऑप्शन 50% इक्विटी 50% डेट, और डेट का कॉस्ट होगा 12%। चलो, इक्विटी का फेस वैल्यू है 10, विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, यानी कि 10 + 10 इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, एडिशनल शेयर जो इश्यू होंगे। पीई ऑफ लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड मतलब कंपनी हैविंग डेट, फाइनेंशियल लिवरेज इसमें डेट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन में पी आप यूज करोगे 7। वैसे कंपनी का पी कितना है बताओ, 8 है, ये रहा ना 8, लेकिन जब डेट ले लेगा तो पी घट के 7 हो जाएगा, तो 7 यूज करेंगे, और टैक्स है 40%। चलो, प्लान ए इक्विटी से लेके आए अगर 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाई 20, 25,000 आएगा। प्लान बी 12% डेट, 2,50,000 का, एंड इक्विटी से लेके आएंगे 250, जिससे नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना पड़ेगा 12,500। सारे क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, तो सारे क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन देने के बावजूद अभी जो कैपिटल है उस पे कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाते हैं ये नहीं दिया है। नोटिस किया आप लोगों ने। होता क्या है यूजुअली, ये दिया रहे और ये भी दिया रहे तो दोनों को जोड़ के लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कितना कमा रहे थे, नया कैपिटल के आने के बाद कितना कमाएंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल लेते हैं। ठीक, ये दिया रहे ये ना दे तो हम क्या मानते हैं, इस कैपिटल पे भी उतना ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाएंगे और निकाल लेते हैं। ये दिया रहे और ये बोले कि कोई भी एडिशनल फिलहाल में इंक्रीज इन रेवेन्यू नहीं होगा, तो मानते हैं जितना PBIT है उतना ही रहेगा, इवन कैपिटल इश्यू करे तब भी हाल ही में कुछ समय तक। ठीक, ये केस क्या है, सर ये दिया है ये नहीं दिया है, पर आपको निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल है, प्राइस है, कंपनी का शेयर प्राइस, पी रेशियो है, तो PBIT निकल जाएगी, ये निकालना है आपको। अगर बच्चे नहीं निकाले तो वहां पे सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है वो, क्योंकि अगर कैपिटल इन्वेस्ट है, कंपनी चल रही है, तो कुछ PBIT कमाते ही होंगे। देखो ध्यान से, पी रेशियो होता है मार्केट प्राइस डिवाइड बाई EPS। ठीक, तो EPS कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस डिवाइड बाई पी रेशियो। इससे अभी एग्जिस्टिंग EPS कंपनी का ये रहा,
ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो ये आ गया पैट। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी और पैट सेम ही होगा। पैट में टैक्स जोड़ देते हैं तो आता है पीबीटी, टैक्स 40% है। बताओ ये 40% है तो ये 60% होगा, ये 100% हो गया। तभी तो 100 में से 40 टैक्स जाने के बाद 60 पैट बचता होगा। ठीक, तो करो जरा, ये आ गया। अभी तो डेट कुछ है ही नहीं तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। ये है प्रेजेंट पीबीआईटी। अभी जो 2.5 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है कंपनी में, उस पे पीबीआईटी हम इतना कमा रहे हैं। अब नया देखो, मार्केट प्राइस निकाला, इवेल्युएशन ऑफ प्लान, प्लान ए प्लान बी। अब इन्वेस्ट करेंगे और 5 लाख, तो इतना तो है ही, प्लस इतना और कमाई होगी, ये हो गया टोटल पीबीआईटी। इंटरेस्ट, कंपनी में ऑलरेडी तो कोई लोन था नहीं और ये पहला है इक्विटी ऑप्शन, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकंड वाले में 2.5 लाख का डेट है, 2,50,000 का डेट, प्लस 12% के रेट से लेके आएंगे तो ये रहा इंटरेस्ट। पीबीटी टैक्स, तो ये आएगा पैट। ठीक, कैलकुलेशन देख लेना एक बारी। नंबर ऑफ शेयर देखो, इस केस में ऑलरेडी कंपनी में 25 था, पहले केस में 25 और इसी हो रहा है तो 50,000 हो जाएंगे। सेकेंड केस में ऑलरेडी कंपनी में 25 है शेयर, प्लस सेकेंड केस में 12,500 इसी हो रहा है तो 37,500 हो जाएंगे। इससे आ जाएगा ईपीएस। पी रेशियो, इक्विटी वाले ऑप्शन में 8 है जो एग्जिस्टिंग पी है कंपनी का, एंड डेट से अगर पैसा लेते हो तो पी 7 हो जाएगा। ये रहा आपका मार्केट प्राइस। बताओ यहाँ पे ज्यादा है ना, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? कीपिंग इन अ माइंड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना, करेक्ट। चलो, बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर अगर हमने ये वाला प्रोसेस करा नहीं, एग्जिस्टिंग कैपिटल पे कितना रिटर्न है ये निकाला नहीं, तो क्या सही नहीं होगा? बताओ, लॉजिकली ये गलत है। अगर कंपनी चल रही है, शेयर प्राइस दे रखा है, ये दे रखा है, पीबीआईटी हम निकालेंगे। कैसे ऐसे पॉसिबल है कि कंपनी में कैपिटल है, कंपनी चल रही है और कमा कुछ नहीं रही होगी पीबीआईटी? कैपिटल पे कुछ तो रिटर्न बनाती होगी कंपनी। ठीक, तो आपको निकालना है, ये मिस नहीं करना है। ये नहीं कि सिर्फ 2 लाख लिया और उसी पे निकाल दिया। ठीक है। अब बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ 2 लाख लिया, इस पे निकाला, नंबर ऑफ शेयर में ओरिजिनल कंसीडर ही नहीं किया, सिर्फ ये एडिशनल कंसीडर किया, तब भी गलत है। पूछो कैसे? जो पी रेशियो दिया होता है ये एक कंपनी का होता है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट का पी रेशियो नहीं दिया है, इस प्रोजेक्ट का पी रेशियो नहीं दिया है, पूरी कंपनी का दिया है। तो आपको निकालना तो पूरी कंपनी का पड़ेगा। ठीक है, ईपीएस, तभी आप पी रेशियो से इंटू कर पाओगे। चलो, समझ में आया क्या? आगे बढ़े। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान। ठीक, बताओ, अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या है? डेट कैपिटल है। डिबेंचर डेट कैपिटल है, इश्यू करते हैं तो दो एडवांटेज बताइए, दो डिसएडवांटेज। इतना आसान है। एडवांटेज में एक तो टैक्स सेविंग हो जाती है इंटरेस्ट पे, दूसरा फ्लेक्सिबल है, जब जरूरत नहीं होगी बाद में रिडीम कर देंगे, है कि नहीं? वैसे ही डिसएडवांटेज ले लोगे कि इंटरेस्ट, यही डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट वाली पॉइंट को। इंटरेस्ट क्या है? फिक्स चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, है ना, जो कि फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करता है, रिस्क बढ़ाता है। चलो आगे, ऐसे ही फोर एजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल, ये तो बहुत आसान है। डिविडेंड चैप्टर में किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, जब गॉर्डन मॉडल आता है तो एजम्पशन हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, करेक्ट। तो ये तो वहीं से था। लिबर्ड लीज, एक प्रोसेस आपको पढ़ाया होगा, थ्योरी में मैं कवर करता हूं इसको, कि यहाँ क्या होता है? फाइनेंसर। ठीक, यहाँ पे एक 3 पार्टी होती है ना, जैसे कि ये फाइनेंसर हो गया,
ये लेसर लेसी, ठीक, ये क्या करता है, एसेट बाई करता है फाइनेंसिंग करा के, लीज पे दे देता है, ठीक, लीज से जो पेमेंट आती है लीज रेंटल वहां से इसका पेमेंट करता है। यूजुअली क्या होता है 70 to 80% ही हम फाइनेंस कराते हैं, कुछ पैसा अपना भी डालते हैं, ठीक, ऑनरशिप रखने के लिए एसेट पे, ठीक। जब लीज्ड एसेट लोन पे हम लेके आते हैं, जो एसेट को हमें लीज करना है, तो इसको लीवर्ड लीज प्रोसेस बोला जाता है, ठीक। 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक लेसर लेसी और दूसरा तीसरा फाइनेंसर, ठीक है। चलो, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन हमने पढ़ा है। ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, अब इसमें मैं क्या बताऊं, ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन इतनी आसान टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में है, थ्योरी है, दो ही तो थ्योरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा आते रहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें भी ट्रेडिंग एंड इक्विटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बोलता हूं मैं, एंड अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन तो पूछा है, आराम से हो गया होगा, ठीक। थ्योरी तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा हो ही जाएगा। तो आप लोग बोल रहे थे, ये था आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव पेपर का डिस्कशन, ठीक है। आंसर मैंने आप लोगों को टिक करा ही दिया है। चलो, जो भी बच्चे नए थे, वीडियो पसंद आई तो चैनल को वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जब भी कोई नया वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड ख्याल रखो अपना, एग्जाम खत्म हो गया, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको रिज्यूम करना है, आप लोग के लिए भी कुछ डिटेल प्लान डिस्कस करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। जो भी आपका थॉट है कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर।